क्या आप जानते हैं कि आयुर्वेद में कुछ ऐसे प्रेडिक्शंस या थ्योरीज मेंशन है जो आज सच हो रही है। ये प्रेडिक्शंस है हमारे क्लाइमेट को लेकर। भारत जल रहा है बढ़ते हुए टेम्परेचर की वजह से। वी आर इन द लास्ट वीक ऑफ अप्रैल और आज भारत में कई जगह पर टेम्परेचर ऑलरेडी 45 डिग्रीज तक पहुंच चुका है। कहते हैं 2024 का समर पिछले 14 सालों का हॉटेस्ट समर रहा है, लेकिन AQI के इस रिपोर्ट के हिसाब से 2025 का समर उससे भी ज्यादा गर्म होने वाला है। और आपने न्यूज में भी देखा होगा कि इंडिया मीटेरोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने इस समर के पहली हीट वेव की वार्निंग अप्रैल के फर्स्ट वीक में ही दे दी थी। IMD अलर्ट ने कहा है कि इस साल हीट वेव्स पहले से ज्यादा रहेगी, जो अप्रैल के फर्स्ट वीक में ही शुरू होकर जुलाई एंड तक चलेगी। और इसी वजह से IMD अलर्ट ने कई नॉर्दर्न स्टेट्स जैसे हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, मध्य प्रदेश, इनमें येलो अलर्ट, राजस्थान में रेड अलर्ट और गुजरात में ऑरेंज और येलो अलर्ट डिक्लेयर कर दिया है। द क्लाइमेट चेंज इज रियल। आज जो हम एक्सट्रीम हीट कंडीशंस देख रहे हैं, बिन मौसम बारिश देख रहे हैं, ये इसी क्लाइमेट चेंज की वजह से है। इस क्लाइमेट चेंज का असर देश की इकोनॉमी पर तो होता ही है, लेकिन इसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट होता है ह्यूमन लाइफ पर, आम लोगों की जिंदगी पर, क्योंकि ये एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस अपने साथ लेकर आते हैं हीट स्ट्रोक्स, वायरल इन्फेक्शंस, लूज मोशंस जैसे हेल्थ इश्यूज। तो आयुर्वेद ने ऐसे कौन सी थ्योरीज प्रिडिक्ट की है और क्या हजारों साल पहले बताई गई ये थ्योरीज आज के टाइम में सच में काम आ सकती है? चलो देखते हैं। और हाँ, इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए, क्योंकि इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं कि आयुर्वेद हमें इन एक्सट्रीम वेदर कंडीशन से डील करना कैसे सिखाता है। ऋतु विपर्य, ये कॉन्सेप्ट मेंशन्ड है अष्टांग हृदय में, जो आयुर्वेद के लिए वन ऑफ द सिग्निफिकेंट रेफरेंस बुक्स है। विपर्य का मतलब है जो जेनरिक है उससे विपरीत, समथिंग विच इज नॉट इन सिंक। हमने स्कूल में पृथ्वी के क्लाइमेट के बारे में पढ़ा है, द 3 टाइप्स ऑफ सीजन्स, दैट इज समर, रेनी सीजन एंड विंटर। या फिर जैसे हमने इस कैलेंडर वाले वीडियो में देखा कि टोटल 6 ऋतु होते हैं, वसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत और शिशिर। इन ऋतुओं के बेसिक फंक्शंस होते हैं, जैसे बसंत में पेड़ पौधों को नई बहार आती है, ग्रीष्म ऋतु में टेम्परेचर बढ़ता है, वर्षा में बारिश, और फिर शरद, हेमंत और शिशिर ब्रिंग द ऑटम, प्री विंटर एंड विंटर फॉर यू। लेकिन इन ऋतुओं ने अपने स्वभाव से उल्टा बिहेव करना शुरू कर दिया तो, या फिर एक्सट्रीम बिहेव करने लग गए तो। आयुर्वेद के टर्म्स में इसी को कहते हैं ऋतु विपर्य। ऋतु विपर्य के 3 टाइप्स होते हैं, हीन योग, अति योग और मिथ्या योग। जब ऋतुएं अपेक्षा से कम इंटेंस होते हैं, जैसे समर में कम गर्मी होना या फिर विंटर में ज्यादा ठंड ना पड़ना, इसे हीन योग कहते हैं। एवरेज से भी बहुत ज्यादा टेम्परेचर बढ़ जाना, ज्यादा बारिश की वजह से फ्लड्स का आ जाना, या फिर बहुत ज्यादा ठंड पड़ना, इसे अति योग कहते हैं। और अब जैसे आप अप्रैल में बारिश देख रहे हैं, अक्टूबर हीट फेस कहते हैं, मतलब उस सीजन के विपरीत देखते हैं, उसे मिथ्या योग कहते हैं। अगर आपने नोटिस किया होगा तो पिछले कुछ सालों में हम ये तीनों ही एक्सपीरियंस कर रहे हैं, और ये इंडिकेट करता है कि नेचर का बैलेंस बिगड़ चुका है। इस रिपोर्ट के हिसाब से 2024 में सस्पेक्टेड हीट स्ट्रोक्स के केसेस 2022 और 2023 के कंपैरिजन में काफी बढ़े हुए थे, और तबीयत खराब होने की वजह से हेल्थ सेंटर में इमरजेंसी के केसेस भी ज्यादा रिपोर्ट हुए। आज हमारा क्लाइमेट इतना खराब हो चुका है कि शायद ये इम्बैलेंस और बढ़ता ही जाएगा, एंड सो विल बी द हेल्थ इश्यूज। तो क्या इसका कोई सोल्यूशन है? आयुर्वेद ने अगर कोई थ्योरीज लिखी है तो इनका सोल्यूशन भी तो दिया होगा। यस, आयुर्वेद हमें इसका सोल्यूशन जरूर प्रोवाइड करता है। हमारे शरीर में जो अग्नि होता है, जिसे हम डाइजेस्टिव फायर कह सकते हैं, और बल यानी स्ट्रेंथ, ये साल भर में बदलता रहता है। जब एक ऋतु दूसरे ऋतु में बदलता है, तब हमारे शरीर को उसे अडेप्ट करने के लिए 14 दिन लगते हैं। आयुर्वेद में इस 14 दिन के फेज को ऋतु संधि कहा है। 7 दिन पिछले ऋतु के और बाकी 7 दिन आने वाले ऋतु के। ये 14 दिनों का फेज हमारे बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे इस टेबल में मेंशन किया है, इन सारी ऋतुओं में हमारा डाइजेस्टिव फायर कभी हाई होता है, कभी लो होता है, कभी मीडियम होता है। और आयुर्वेद सजेस्ट करता है कि इन 14 दिनों के लिए हम एक रेजिम फॉलो करें, जिसे आहार और विहार कहते हैं। आहार यानी हमारा डाइट और विहार यानी हमारा डेली रूटीन। लेकिन आयुर्वेद कहता है जल्दी मत करो, डोंट रश। कल ठंडी लग रही थी तो गर्म पानी से नहा लिया, आज गर्मी हो रही है तो ठंडे पानी से नहा लिया। नो, कभी तला हुआ खा लिया, कभी भर भर के आइसक्रीम खा लिए, अ बिग नो। आयुर्वेद इस एक्सट्रीम शिफ्ट को मना करता है। हमारे शरीर को इन ऋतुओं के बदलाव की वजह से थोड़ा टाइम देना तो बनता है, इसलिए चरक संहिता हमें रिकमेंड करती है पादांशिक क्रम को फॉलो करना। तो ये पादांशिक क्रम एक्चुअली काम कैसे करता है? एक काम करते हैं, इस एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं।
अभी हम ग्रीष्म ऋतु में जस्ट एंटर कर रहे हैं, मतलब वसंत ऋतु और ग्रीष्म ऋतु के बीच में जो 15 डेज का पीरियड चल रहा है, इससे ही हम ऋतु संधि कह सकते हैं। इस 14 दिनों के पीरियड को आयुर्वेद हमें धीरे धीरे अडेप्ट करने के लिए कहता है। जैसे जाने वाले ऋतु का आहार विहार धीरे धीरे छोड़ते जाना और आने वाले ऋतु का आहार विहार धीरे धीरे अडेप्ट करना। तो जैसे हमें ग्रीष्म ऋतु से अडेप्ट होना है, तो पहले दिन हम वसंत ऋतु के ऋतुचर्या के हिसाब से 75% आहार लेंगे और ग्रीष्म ऋतु के हिसाब से 25%। अगले 2 दिन तक हम 50% वसंत ऋतु का आहार और 50% ग्रीष्म ऋतु का आहार करेंगे और अगले 3 दिनों के लिए हम 25% वसंत ऋतु का आहार और 75% ग्रीष्म ऋतु का आहार लेंगे। ये सारे ट्रांजिशंस आपको 1-2 दिन के इंटरवल्स में करने हैं और ऋतु संधि के आखिरी दिन आप 100% नए ऋतु का आहार ले सकते हैं। इस हिसाब से हम हमारी बॉडी को इन चेंजेस के लिए धीरे धीरे तैयार करते हैं और क्योंकि कोई सडन चेंजेस नहीं है, इस वजह से कोई हेल्थ इश्यूज भी डेवलप नहीं होते। तो अप्रैल तो खत्म हो ही रहा है, यानी बसंत ऋतु भी खत्म हो गया। बीच में जो ट्रांजिशन पीरियड है यानी ऋतु संधि थी, वो भी खत्म हो रही है और आगे हमारे सामने पूरा का पूरा ग्रीष्म ऋतु यानी मई महीना है। तो ग्रीष्म ऋतु के हिसाब से आयुर्वेद कौन सी ऋतुचर्या हमें सजेस्ट करता है, चलिए देखते हैं। पहले देखते हैं आहार। तो ग्रीष्म ऋतु में हमारे शरीर में जो कफ दोष होता है वो कम होने लगता है और वात दोष बढ़ने लगता है। इसलिए आयुर्वेद सजेस्ट करता है कि ऐसा आहार रखो यानी ऐसा डाइट रखो जो कफ, वात और पित्त इन तीनों दोषों को बैलेंस करता है। तो मई महीने की गर्मी की वजह से आयुर्वेद सजेस्ट करता है कि ऐसा खाओ जो आपके बॉडी को ठंडा रखे, इसलिए घी जरूर खाओ। घी शरीर के वात और पित्त दोष को कम रखता है और हमारे शरीर को भी ठंडा रखता है। तो आयुर्वेद सजेस्ट करता है कि ग्रीष्म ऋतु में मीठा जरूर खाना चाहिए और ऐसा आहार जो थोड़ा स्निग्ध हो यानी जिसमें थोड़े से ऑयल्स हो वो भी खाना चाहिए। लेकिन मीठा या तला हुआ खाना डाइजेस्ट करने के लिए थोड़ा सा भारी जरूर हो सकता है, इसलिए ऐसे ही चीजें खाइए जो डाइजेस्ट होने के लिए हल्की है और कम पोर्शन में खाइए। सब्जियों में आप लौकी, खीरा, पम्पकिन, ये सारे पम्पकिन फैमिली के सब्जियां खा सकते हैं। ग्रीष्म ऋतु में आप सत्तू, डेट्स यानी खजूर और कोकम भी खा सकते हैं। ये चीज़ें आपकी बॉडी को ठंडी रखती है। और फ्रूट्स में मैंगो, बनाना और ग्रेप्स जो मीठे हैं वो खा सकते हैं। 1 मिनट, आम का नाम सुनते ही दिल खुश हो गया ना? यस, आम को इसी सीजन में खाना चाहिए जो मीठे आम है। तो अगली बार कोई आपसे कहे कि आम खाने से डायबिटीज होता है, गर्मी होती है, ये होता है, वो होता है, तो उनकी मत सुनिए और लिमिटेड पोर्शन में आम जरूर खाइए। ये तो हुआ कि क्या खा सकते हो, लेकिन क्या नहीं खा सकते? ओके, तो आयुर्वेद सजेस्ट करता है कि ग्रीष्म ऋतु में यानी अभी मई महीना जो आ रहा है उसमें आपको खट्टा, खारा और तीखा कम खाना चाहिए। इसलिए बाहर का नमकीन खाना, बहुत ज़्यादा तला हुआ खाना अवॉइड करें। और हाँ, लोगों में दही को लेकर काफ़ी मिसकंसेप्शंस है। लोगों को लगता है कि दही ठंडा होता है इसलिए उसे समर में कंज्यूम करना चाहिए, लेकिन नहीं, दही की तासीर एक्चुअली गर्म होती है। इसलिए आयुर्वेद रेकमेंड करता है कि ग्रीष्म ऋतु में स्पेशली दही नहीं खाना चाहिए। तो दही खाना ज़रूर अवॉइड करें। हाँ, आप छाछ ले सकते हैं, लेकिन काफ़ी डाइल्यूट करके और मीठा बना के। पीने के लिए आप घर के मटके का पानी ज़रूर पी सकते हैं। साथ में आप कोकम शरबत, खस का शरबत और जैसे महाराष्ट्र में कैरी का जो पन्हा बनता है उसको भी आप ले सकते हैं। फ्रिज का पानी अवॉइड करें और कोल्ड ड्रिंक्स भी अवॉइड करें। आहार तो हो गया, अब विहार के बारे में भी जान ही लेते हैं, यानी ग्रीष्म ऋतु में हमारा डेली रूटीन क्या होना चाहिए। आयुर्वेद सजेस्ट करता है कि इस पीरियड में एक्सरसाइजेस यानी फिजिकल एक्टिविटीज थोड़ी कम करनी चाहिए। और एक खुशी की बात भी है, आयुर्वेद के हिसाब से मई महीने में आप दिन में सो सकते हैं। हाँ, आयुर्वेद जनरली आपको दिन में सोने के लिए मना करता है, लेकिन क्योंकि दिन में सोने से शरीर में कफ का प्रमाण थोड़ा सा बढ़ जाता है, इसलिए आयुर्वेद रिकमेंड करता है कि थोड़ी देर सो जाओ। ऑल इन ऑल, सिर्फ घर का खाना खाओ जो थोड़ा सा मीठा है, डाइजेस्ट होने के लिए अच्छा है, जो ठंडा है और जिसमें घी ज़रूर है। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखा है तो मैं आशा करती हूँ कि आप आयुर्वेद में बताए हुए इन ऋतुचर्या को, आहार विहार को ज़रूर फॉलो करेंगे और अपने बॉडी को इन एक्सट्रीम वेदर कंडीशन से बचा लें। खैर, ये तो बहुत ही इंडिविजुअल लेवल पे बात हो गई, लेकिन इस एक्सट्रीम वेदर कंडीशन से डील करने के लिए हम बड़े लेवल पे क्या कर सकते हैं या फिर हमारी सरकार इसमें क्या कर सकती है। गवर्नमेंट को इन एक्सट्रीम हीट कंडीशन से डील करने के लिए एक स्ट्रॉन्ग हीट एक्शन प्लान यानी HAP को बनाना पड़ेगा।
हीट वेव मॉर्टेलिटी रेट साल दर साल बढ़ते ही जा रहा है। इस रेट को कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट को अर्ली वार्निंग्स एंड रिस्पांस मैकेनिज्म डेवलप करने होंगे। अवेयरनेस प्रोग्राम्स के साथ साथ गवर्नमेंट को अपने प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स को मजबूत करना बहुत ज्यादा जरूरी है, ताकि अगर हीट कंडीशंस की वजह से हीट स्ट्रोक्स के केसेस ज्यादा रिपोर्ट हो रहे तो उन्हें तुरंत अटेंशन मिल सके और हीट वेव मॉर्टेलिटी रेट धीरे धीरे कम हो। और सबसे इम्पोर्टेंट, हमें बहुत बड़े लेवल पे एफॉरेस्टेशन करना होगा, पेड़ लगाने होंगे जगह जगह पे। यस, हम भारत को 2047 तक के एक डेवलप कंट्री बनाने का सपना जरूर देख रहे हैं और इसी के तहत हम देश में काफी प्रोग्रेसिव स्टेप्स भी ले रहे हैं। गवर्नमेंट अपनी सिटीज को डेवलप जरूर बनाए, बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ कटिंग 400 एकर्स ऑफ लैंड, डिस्टर्बिंग द हैबिटेट जस्ट फॉर द सेक ऑफ सम डेवलपमेंट। ये ट्रीज ही है जो हमें इस प्रॉब्लम से बचा सकते हैं। आपने इंटरनेट पे कई सारे एक्सपेरिमेंट्स में देखा ही होगा, किसी जगह अगर काफ़ी मात्रा में एफॉरेस्टेशन है, जहाँ पे काफ़ी पेड़ पौधे हैं, वहाँ दूसरी जगहों से टेम्परेचर 1-2 डिग्री सेल्सियस से कम ही है। इसीलिए ये पेड़ पौधे ही हैं जो हमें इन सिचुएशन से, इस डिजास्टर सिचुएशन से बचा सकते हैं। और जैसा मैंने अपने पहले वीडियो में भी कहा है कि क्या डेवलपमेंट के नाम पे हमारा वेस्टर्नाइजेशन करना ज़रूरी है? हम हमारे मेट्रो सिटीज़ को अगर दूसरे देशों की बड़ी सिटीज़ जैसा बनाना चाह रहे हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स पर ग्लास विंडोज़ लगा रहे हैं, तो हम हीट वेव्स को इन्वाइट ही कर रहे हैं। तो अगर भारत देश के हिसाब से हम अगर इस क्लाइमेट चेंज का सोल्यूशन देखने जाए तो वो सस्टेनेबल लाइफस्टाइल में ही है। ऑफ कोर्स आज के टाइम में मिट्टी के घर में रहना, छत पे कवेलू बिछाना, ये सब शायद पॉसिबल नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट को इन सब का एक अल्टरनेटिव ज़रूर ढूंढना पड़ेगा। तो ये वीडियो देखने के बाद अगर आपको आयुर्वेद के बारे में कुछ नया पता चला हो, ऋतुचर्या, ऋतुसंधि, इन कॉन्सेप्ट्स के बारे में पता चला हो, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। जैसे मैंने अभी कहा कि हमें सस्टेनेबल लाइफस्टाइल की बहुत ज़रूरत है। अगर आपके पास इसके कुछ ऑप्शंस है या इसके कुछ सॉल्यूशंस है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अगर आप कुछ ऐसे लोगों को जानते हैं जो वेदर चेंज होने के बाद अपने डाइट में, अपनी लाइफस्टाइल में सडन चेंजेस कर देते हैं, उन लोगों को ये वीडियो ज़रूर भेजिए ताकि उनकी तबीयत स्वस्थ रहे। अगर आप आयुर्वेदा के बारे में और डिटेल में जानना चाहते हैं या फिर आप इस चैनल के जरिए और भी टॉपिक्स के बारे में ज़्यादा समझना चाहते हैं तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। और हाँ, भारत से रिलेटेड ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पर वीडियोस देखने के लिए आपको पता है आपको क्या करना है। जस्ट सब्सक्राइब टू कंट्रोलर भारत।